हमने क्लासरूम के अंदर जो पढ़ा था वहाँ तक काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो चेंज होता है वो वर्क डन के इक्वल होता है, यानी जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य की तुल्य होता है। वहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा इसके हम लोग क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे और साथ में हम लोग जो रही हुई बातें हैं या फिर काइनेटिक एनर्जी में जो पढ़ा है वो भी ब्रीफली थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे हमने बात की थी कि जो गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी पार्टिकल की, वो होती है 1/2 mv²। और ये काइनेटिक एनर्जी कब होती है? जब पार्टिकल की वेलोसिटी की वैल्यू यानी उसके लिए वेग का जो मान है वो उसकी प्रकाश की चाल जो होती है कि निर्वात के अंदर जो प्रकाश की चाल होती है उसकी तुलना में बहुत कम हो। यानी अगर पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, बहुत ही लेस है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये एनर्जी जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशियाँ होती हैं। आगे हमने देखा था कि जो वर्क डन होता है, अगर हम कांस्टेंट फोर्स की बात करें तो कांस्टेंट फोर्स हो या वेरिएबल फोर्स हो, यानी अचर बल हो या फिर परिवर्ती बल हो, दोनों ही स्थितियों के अंदर जो किया गया कार्य होता है वो क्या आता है अपने पास कि पार्टिकल की या कण की अंतिम गतिज ऊर्जा यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई और जो उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, उन दोनों में चेंज के इक्वल होता है वर्क डन। अब इस काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज के कॉन्सेप्ट को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड दोनों के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। कंजर्वेटिव यानी संरक्षी बल क्षेत्र हो अपने पास या फिर असंरक्षी बल क्षेत्र हो, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड हो या फिर अपने पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड हो, संरक्षी बल क्षेत्र भी हो या फिर असंरक्षी बलों की स्थिति में भी हम लोग इस वाले जो इसे हमने नाम दिया था वर्क एनर्जी थ्योरम कार्य ऊर्जा प्रमेय, तो इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं दोनों ही कंडीशन के अंदर, चाहे संरक्षी बल हो चाहे असंरक्षी बल हो। अब आगे अगर हम बात करें तो इसका हम लोग यूज किस तरीके से करते हैं अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोग नोट करेंगे और साथ साथ ही आप कॉपी के अंदर जो है वो क्वेश्चंस के साथ ही अपने नोट्स जो है वो प्रिपेयर करेंगे। एक क्वेश्चन है अपने पास, क्या बोल रहा है, ए बॉडी ऑफ मास, फिर मैं हिंदी के अंदर लिख रहा हूँ, इंग्लिश के अंदर आपको साइड में एक इमेज मिल जाएगी। 0.8 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 3i- 4j मीटर पर सेकेंड तथा अंतिम वेग -6i प्लस में 2k मीटर पर सेकेंड है। वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, ये अपने पास जो है वो एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो गतिज ऊर्जा में हमें परिवर्तन देखना है, तो हमें पता है कि गतिज ऊर्जा जो होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है
वो होती है अपने पास 1/2 mv² vi जो है वो होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यानी जो अपने पास वेग है उसका परिमाण होता है। तो अगर हम लोग प्रारंभिक वेग की बात करें तो प्रारंभिक वेग जो है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो वेक्टर फॉर्म के अंदर अपने को गिवन है, सदिश रूप में दे रखी है, कितनी 3i माइनस में 4j। तो यहाँ से अगर मैं इसका परिमाण निकालना चाहूँ तो परिमाण कितना आ जाएगा, √i के मल्टीप्लाई वाले का स्क्वायर यानी 9 -4 का स्क्वायर करूँगा कितना आ जाएगा 16, 16 और 9 कितने हो गए 25, और 25 का रूट जो है वो कितना आ गया 5। तो 5 मीटर पर सेकेंड आ गई अपने पास। इनिशियल स्पीड भी मैं बोल सकता हूँ क्योंकि इसमें से डायरेक्शन को हमने हटा दिया है। अब अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा प्रारंभिक कितनी 1/2 mvi², vi यानी 5 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ये अपने पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई। फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल यानी अंतिम गतिज ऊर्जा बराबर में हो जाएगी 1/2 mvf का स्क्वायर, यानी वेलोसिटी अपने को फाइनल देखनी है या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमें देखना है। तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म के अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर कितनी दे रखी है -6i प्लस में 2k मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण निकालना चाहूँ तो इसका जो परिमाण है वो कितना आ जाएगा -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 4, और ऊपर अंडरूट कितना बन गया √40 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी या अंतिम गतिज ऊर्जा जो है वो कितनी आ जाएगी, तो हम बोलेंगे 1/2 mv फाइनल का स्क्वायर। v फाइनल की वैल्यू है √40, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितनी आ जाएगी अपने पास 40 आ जाएगी। अपने को चेंज देखना है तो यानी परिवर्तन देखना है कि कितना परिवर्तन हो गया। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और एक बात का आप खास तौर पे ध्यान रखोगे कि गतिज ऊर्जा जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। अंतिम गतिज ऊर्जा की बात करेंगे तो अंतिम गतिज ऊर्जा अपने पास आ गई 1/2 m इंटू में 40, माइनस में इनिशियल की बात करेंगे तो 1/2 m इंटू में v² कितना, v² हमने देखा था कितना था 5 का स्क्वायर कितना 25। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m कॉमन, ये बन गया अपने पास 40 माइनस में 25। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m की वैल्यू जो है वो अपने को गिवन है क्वेश्चन के अंदर 0.8, और 40 में से अगर 25 हम लोग माइनस करें तो 10 में से 5 गए 5, 3 में से 2 गए 1, ये बन गया अपने पास 15। 15 इंटू 18/2 जो है वो अपने पास आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की जो यूनिट है वो क्या आ जाएगी अपने पास जूल, क्योंकि वेलोसिटी जो है वेग जो है इसकी यूनिट अपने को एसआई सिस्टम के अंदर दे रखी है। तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है इसकी भी यूनिट जो है वो एसआई सिस्टम के अंदर ही आएगी। चलिए नोट कीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, देखिए क्या बोल रहा है। एक 5 किलोग्राम की बॉल बीस मीटर ऊंचाई से गिरने पर
10 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, वेग प्राप्त कर लेती है। तो वायु प्रतिरोध के कारण किया गया कार्य कितना होगा? वायु प्रतिरोध के कारण किया गया कार्य कितना होगा? इंग्लिश में आपको जो क्वेश्चन है वो नज़र आ रहा होगा। क्या बोल रहा है? 5 किलोग्राम बॉल व्हेन फॉल्स थ्रो ए हाइट ऑफ 20 मीटर एक्वायर्स ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस। तो आपको देखना क्या है? आपको देखो वर्क डन की अगर हम लोग बात करें तो वर्क डन देखो कैसे आएगा। हम लोग सिंपल सा डायग्राम बनाकर देख लेते हैं कि ये जो बॉल है वो पहले है यहाँ पर, और यहाँ से लेकर ये बॉल जो है वो h हाइट तक, कोई भी एज्यूम कर लो कि h हाइट तक ये बॉल जो है वो गिर रही है। ये वाली जो हाइट है अपने पास वो है h। तो जब ये यहाँ से गिरना स्टार्ट करती है, तो जब ये यहाँ से गिरना स्टार्ट करेगी तो हम बोलेंगे कि इस पोजीशन को हमने नाम दे दिया पोजीशन फर्स्ट, यानी स्थिति 1। अब पोजीशन फर्स्ट के अंदर अपने पास क्या है कि गिरना स्टार्ट कर रही है, इसका मतलब पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी है? 0। और पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी कितनी है इस वाले पोजीशन के ऊपर? 0 है। जब वो पार्टिकल h हाइट नीचे आता है तो h हाइट नीचे आएगा, तो या फिर पोजीशन फर्स्ट की बात करें तो इस पॉइंट पर आपके पास क्या है? तो हम बोलेंगे कि जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक मूव करता है तो उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं और वो फोर्स कितना कार्य वहाँ पर वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वो भी अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं अगर बीच में कोई एक पोजीशन इस बॉल की बना लूँ तो हम कहेंगे बॉल जो है इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा एक फोर्स लगेगा और वो कितना होता है? mg। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो किधर हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, h डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसकी वजह से ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो भी कुछ काम कर रहा है और उसी की वजह से इस पार्टिकल की वेलोसिटी u से लेकर इंक्रीज होकर जो फाइनल पोजीशन है, जो अंतिम स्थिति है इस पार्टिकल की, इस बॉल की, उस अंतिम स्थिति के अंदर इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है? 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। अब 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी तो हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है पार्टिकल की, वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है वो कितनी हो गई? तो हम बोलेंगे 1/2 mv² हो जाएगी फाइनल। अब काइनेटिक एनर्जी के अंदर गतिज ऊर्जा में जितना परिवर्तन हुआ ये इंक्रीज हो रही है ना। अब गतिज ऊर्जा इतनी इंक्रीज हो रही है, किसकी वजह से हो रही है? इस फोर्स की वजह से हो रही है, mg बल की वजह से हो रही है, क्योंकि ये उसकी गति की दिशा में लग रहा है तो उसके वेग को ये बढ़ा रहा है। लेकिन एयर रेजिस्टेंस जो है यानी वायु का जो प्रतिरोध है वो किधर लगेगा? तो हम कहेंगे वायु का जो प्रतिरोध है वो लगेगा ऊपर की ओर। क्यों? क्योंकि वो गति का विरोध करेगा, और गति का विरोध करेगा तो जो वायु का प्रतिरोध है जिसे मैं स्मॉल f से डिनोट कर लेते हैं वो स्मॉल f लगेगा ऊपर की, और जो इस डिनोट कर लेते हैं वो स्मॉल f लगेगा ऊपर की, और जो इसके वेग में कमी करने की कोशिश करता है। यानी अगर वायु प्रतिरोध ना होता, यानी एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, तो जाहिर सी बात है यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू थोड़ी और ज़्यादा होती। लेकिन अब वेलोसिटी की वैल्यू कम है तो जो कमी हुई यहाँ पर वेलोसिटी के अंदर इंक्रीज होने में, वो कमी किसकी वजह से हो रही है? एयर रेजिस्टेंस यानी वायु प्रतिरोध की वजह से वो कमी हो रही है। तो आपको ये निकालना है कि इसकी वजह से कितना वर्क डन होगा। तो हम बोलेंगे कि यहाँ से लेकर जब फाइनल पोजीशन तक पार्टिकल आ रहा है तो इसकी हम लोग इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्क डन हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे किसकी वजह से? ग्रेविटेशन की वजह से। तो ग्रेविटेशन की वजह से अगर हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करें, इनिशियल अपने पास काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है अपने पास? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है 0।
काइनेटिक एनर्जी फाइनल की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है, गतिज ऊर्जा अंतिम जो है वो कितनी है 1/2 m की वैल्यू दे रखी है। तो 1/2 m की जो वैल्यू है वो है अपने पास 5 इंटू में v²। v की वैल्यू जो है वो कितनी है 10 का स्क्वायर कर दिया हमने, कितना आ गया 100। तो ये कितनी बन गई अपने पास 250 जूल। ये अपने पास बन गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो होता है वो वर्क डन के इक्वल होता है। तो हम बोलेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अब वर्क डन, यहाँ पर वर्क जो कर रहा है वो कौन कौन कर रहा है, तो हम बोलेंगे वर्क जो हो रहा है वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से भी हो रहा है और इस फ्रिक्शन फोर्स या एयर रेजिस्टेंस की वजह से भी हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग वर्क डन अलग अलग का निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग बोल देते हैं वर्क डन बाई ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण की वजह से कितना कार्य करना पड़ेगा कण को, गुरुत्वाकर्षण की वजह से किया गया कार्य या गुरुत्वीय बल की वजह से किया गया कार्य। तो हम बोलेंगे किया गया कार्य बल इंटू में विस्थापन, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी उधर ही लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी पार्टिकल का उधर ही हो रहा है, यानी बल और विस्थापन एक ही दिशा में है, तो cos 0 बन जाएगा। बल की वैल्यू लिखो, F की वैल्यू mg इंटू में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका h डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, m की वैल्यू 5, g की वैल्यू अप्रोक्स 10 और h की वैल्यू जो है वो आपको क्वेश्चन में दे रखी है कितनी 20। तो ये जो है वो कितना बन गया अपने पास 1000 जूल बन गया। क्या ये अपने पास बन गया 1000 जूल। वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया, काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज आ गया आपके पास, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो अगर मैं लिखना चाहूँ तो फाइनल माइनस इनिशियल करूँगा तो वो कितना आ जाएगा अपने पास 250 जूल आ गया। अब अपने को वर्क डन बाई फ्रिक्शन या वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस। तो हम क्या कहेंगे, वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है और ये हमने वर्क डन बोल दिया कि नेट वर्क डन है या रिजल्टेंट वर्क डन है। अब रिजल्टेंट वर्क डन जो है वो दो वजह से होगा, कौन सा, एक तो हो गया वर्क डन बाई ग्रेविटी और दूसरा जो है वो किसकी वजह से होगा, वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस, वायु के प्रतिरोध की वजह से जो यहाँ पर कार्य हो रहा है वो और ग्रेविटी की वजह से किया गया कार्य है वो। अब ग्रेविटी की वजह से जो किया गया कार्य है वो तो आएगा पॉजिटिव धनात्मक, क्योंकि विस्थापन और कण पर लगने वाला बल दोनों एक ही दिशा में है। लेकिन एयर रेजिस्टेंस यानी वायु प्रतिरोध के कारण अगर किया गया कार्य देखें तो वायु प्रतिरोध ऊपर की ओर लगेगा, कण विस्थापित किधर हो रहा है, नीचे की ओर, तो जो किया गया कार्य है वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी अपने को एक चीज तो ये नोट करके चलनी है तो कि वायु प्रतिरोध या एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो अपने पास किया गया कार्य आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। आएगा कितना, तो देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो कितना है 250 है क्या। नेट वर्क डन की बात करें, टोटल किए गए कार्य की बात करें तो हम बोलेंगे टोटल जो किया गया कार्य है वो दो कार्यों के योग के बराबर है। एक तो हो गया 1000 जूल, कौन सा, जो वर्क डन बाई ग्रेविटी है, और दूसरा कौन सा हो गया अपने पास एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस के कारण किया गया कार्य कितना लिख दिया हमने, WF लिख दिया। अब हमें पहले पॉजिटिव नेगेटिव इसके अंदर नहीं रखना है, पहले पॉजिटिव नेगेटिव रखेंगे तो अपने पास वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू जो है वो केवल मैग्नीट्यूड उसका आएगा, डायरेक्शन नहीं आएगी। लेकिन हमें वर्क डन ये भी देखना है, नेचर भी देखना है वर्क डन क्या कि वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो नेट वर्क डन हमने लिख दिया वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य और जो वायु का प्रतिरोध है उस द्वारा किया गया कार्य। तो यहाँ से अगर WF की वैल्यू मैं निकालूंगा तो WF की वैल्यू 250 माइनस में 1000 तो कितना बना, ये बन गया माइनस का 750 जूल। अब देखो अगर हम यहाँ पर नेगेटिव ले लेते तो यहाँ पर नेगेटिव ले लेते तो जो अपने पास WF की वैल्यू है वो पॉजिटिव आती, यानी उसके डायरेक्शन नहीं आती। अब अगर हम लोग कुछ भी केवल पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हैं या नेट वर्क डन ही कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको प्लस लेके चलना है ताकि डायरेक्शन साथ में मिल जाए। तो WF की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई अपने पास, -750 जूल, और ये अपना आंसर हो गया। चलिए नोट कीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या बोल रहे हैं। आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, इंक्लाइंड प्लेन है यानी नत समतल है, और इस नत समतल के ऊपर आपको बोल रहा है एक पार्टिकल है या एक बॉक्स है एम मास का। ये बॉक्स जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 37 डिग्री, और इन दोनों के बीच में जो म्यू लगेगा यानी जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन घर्षण गुणांक है उसका मान अपने को दिया हुआ है 0.5। m का मान जो है वो अपने को दिया हुआ है 10 किलोग्राम 10 किलोग्राम। आपको बोल रहा है कि जब इस बॉक्स को यहाँ से हमने प्रोजेक्ट कर दिया तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करके रुकेगा, कि कितनी डिस्टेंस ये कवर करने के बाद में जो है वो रुक जाएगा। तो जैसे यहाँ से ये चला और यहाँ पर चला गया तो यहाँ पर जो डिस्टेंस यहाँ तक इसे पहुँचने के अंदर यहाँ पर जाकर अगर ये रुक गया तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो अपने को कैलकुलेट करनी है। इस डिस्टेंस को अगर मैं एस एज्यूम करूँ तो एस की वैल्यू जो है वो अपने को क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करनी है। इंग्लिश वालों के लिए डायग्राम नज़र आ रहा होगा आपको। चलिए ये वैल्यू दे रखी है। इस डायग्राम को अगर हम अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहें तो अपने अकॉर्डिंग हम लोग बना सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो इसके अंदर हमें किस तरीके से अप्लाई करनी है। ये वाला एंगल आपको दे रखा है 37 डिग्री। यहाँ से पार्टिकल जो है वो प्रोजेक्ट हो रहा है यानी प्रक्षेपित किया जा रहा है एम मास का। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी, तो यहाँ पर इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसे मैं बोल देता हूँ इनिशियल वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे जैसे ये पार्टिकल इधर जाता जाएगा, एज्यूम करो कि ये पार्टिकल जो है वो यहाँ पर जाकर रुक गया, ये एम मास का पार्टिकल यहाँ पर जाकर रुक गया। तो जहाँ पर जाकर ये रुकेगा इसका मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितनी हो गई 0 हो गई। ये वाली डिस्टेंस क्वेश्चन में ऐसे दे रखी है, अपन इसको एज्यूम कर लेते हैं x। ये वाली डिस्टेंस जो है वो अपने को कैलकुलेट करनी है। तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करें, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी अपने को दे रखी है। तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि जब पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के साथ साथ इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में खर्च हो जाएगी। तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में खर्च हो जाएगी, तो कितनी खर्च होगी वो कैलकुलेट करें। तो हम लोग एक इसकी पोजीशन की बात करें यहाँ पर, तो इस पर हम लोग देखते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स लगेगा किधर। तो जब पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जब पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किधर लगेगा, वो लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। अगर हम यहाँ पर बात करें कि जैसे ये हमने मिड पॉइंट ले लिया, सेंटर पॉइंट ले लिया, यहाँ पर अगर हम फोर्स की बात करें तो mg फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, नीचे की ओर कितना लगा mg फोर्स, ठीक है। लगना किधर चाहिए, वो लगना चाहिए इधर, ठीक है। अब ये वाला जो एंगल है ये कितना, तो हम कहेंगे ये 37, ये 90, तो ये 53 बन गया।
और ये 53, तो ये वाला जो है वो कितना बन गया 37। तो mg का ये वाला जो घटक है, ये वाला जो कंपोनेंट है वो कितना बन गया mg cos 37 डिग्री। और दूसरा कंपोनेंट किधर आएगा, तो हम कहेंगे दूसरा कंपोनेंट जो है वो आएगा इसके इसी डायरेक्शन के अंदर, इधर ही आएगा। कितना आएगा, तो हम बोलेंगे वो आएगा mg sin 37 डिग्री। ये अपने पास आ गया इसका कंपोनेंट। अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स, जब पार्टिकल इधर लग रहा है, जब पार्टिकल को हमने कोई वेलोसिटी देकर फेंक दिया, तो फ्रिक्शन फोर्स जिधर लग रहा है, भाई पार्टिकल अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसकी वेलोसिटी को क्या करने की कोशिश करेगा, वो कम करने की कोशिश करेगा। अब ये ब्लॉक अगर इस वाली पूरे वेज पर या इंक्लाइन प्लेन पर अगर mg cos 37 फोर्स लगा रहा है, तो ये वेज जो है वो प्लेन पर अगर mg cos 37 फोर्स लगा रहा है, तो ये वेज जो है वो भी इस पर ऊपर की ओर फोर्स लगाएगी, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो है वो हम लोग इसे बोलेंगे। अब mg ले लिया, mg sin थीटा ले लिया। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू की अगर हम बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो है वो कितनी होगी अपने पास, उसकी बात करें तो देखो कैसे कैलकुलेट करें। हम लोग बोलते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है यानी घर्षण बल जो होता है वो कितना होता है म्यू इंटू में एन। म्यू की वैल्यू अपने को क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 0.5, और एन की वैल्यू की बात करें तो एन जो है वो किसके इक्वल होगा mg cos 37। m की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, m की वैल्यू है 10, g की वैल्यू 10 और cos 37 डिग्री। cos 37 डिग्री की वैल्यू रखें तो cos 37 कितना होता है 4/5। 4/5 वैल्यू रखेंगे तो कितना बनेगा अपने पास फ्रिक्शन फोर्स जो है F की वैल्यू वो कितनी बन जाएगी। 0.5 को इससे किया तो 5 आ गया, ये कितना बना 50 इंटू में 4/5, तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट होकर कितना बना अपने पास 40 न्यूटन। ये फ्रिक्शन फोर्स आ गया अपने पास। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है यहाँ पर। अब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद में अगर हम लोग देखें वर्क डन की, तो पार्टिकल जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी देखनी पड़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी की इस पोजीशन के अंदर बात करें तो मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है वो पार्टिकल की कितनी है 1/2 mv², और v की वैल्यू अपने को दे रखी है 1/2, m की वैल्यू तो 10 और पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है 20 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 400। ये हम लोग अगर कैंसिल आउट करें तो 5 से कैंसिल आउट कर दिया। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है वो कितनी आ गई अपने पास 2000 जूल, 2000 जूल। जब कण जो है वो यहाँ पर आए तो यहाँ पर आएगा यानी एट एक्सट्रीम पोजीशन, यानी लास्ट की जो पोजीशन है इस पर जब कण आए, तो लास्ट की पोजीशन पर जब कण आएगा तो हम बोलेंगे गतिज ऊर्जा जो है काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है वो कितनी हो जानी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी 0 तो गतिज ऊर्जा फाइनल जो है वो कितनी हो जानी चाहिए 0 हो जानी चाहिए यहाँ पर। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये वाली डिस्टेंस x कितनी होगी। तो इस डिस्टेंस x के लिए हमें ये देखना है कि जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होता है वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज वर्क डन के इक्वल होता है। काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो है वो वर्क डन के इक्वल होता है। और यहाँ पर वर्क जो कर रहे हैं ये देखो दो फोर्स कर रहे हैं अगेंस्ट वर्क, कौन कौन से F और mg sin 37। तो अगर हम इन दोनों का टोटल निकाल लें और देख लें कि x डिस्टेंस कवर करने में कितनी काइनेटिक एनर्जी में ये लॉस करेंगे, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने क्या बोला, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई 40 न्यूटन। अब एक जो ये mg sin 37 फोर्स लग रहा है ये भी इसी की डायरेक्शन में है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो m की वैल्यू 10, g की वैल्यू 10, sin 37 जो है वो कितना बोल दिया हमने 3/5 बोल देंगे। अगर 3/5 हमने बोल दिया तो देखो कितना बनेगा 5, ये बन गया 2, ये कितना बनेगा 3 × 2 6, 60 न्यूटन फोर्स बन गया क्या। टोटल फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं विपरीत दिशा में, क्योंकि F भी इधर ही लग रहा है, mg sin 37 भी इधर ही लग रहा है, तो टोटल जो फोर्स है जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट फोर्स जो है वो कितना है, वो है 60 न्यूटन प्लस में 40 न्यूटन, तो यानी F प्लस में mg sin 37। तो इन दोनों को करें तो कितना आ गया टोटल 100 न्यूटन आ गया।
अब ये 100 न्यूटन फोर्स जो है, 100 न्यूटन फोर्स जो है वो इस पार्टिकल के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और पार्टिकल कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है, x डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो किए गए कार्य के बराबर है। अब गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो हम बोलेंगे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो है वो होता है अंतिम माइनस में प्रारंभिक, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन की बात करें तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है 100 न्यूटन, तो फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट कितना पार्टिकल का x हमने एज्यूम किया, इनटू में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, तो 100 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है ना, और पार्टिकल किधर डिस्प्लेस हो रहा है ऊपर की तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल जो है वो कितना बना 180। और cos 180 की बात करेंगे तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1। फाइनल वैल्यू रखो, फाइनल वैल्यू रखेंगे तो फाइनल कितनी है 0। माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी, इनिशियल है अपने पास 2000 जूल इज इक्वल टू 100 इनटू में x, और cos 180 की वैल्यू रखेंगे तो कितनी आ जाएगी -1, माइनस यहाँ पर आ गया, तो माइनस से माइनस तो हो गया कैंसिल आउट, x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई अपने पास 2000 अपॉन में 100, 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई अपने पास 20 मीटर। यानी ये पार्टिकल जो है वो कितनी डिस्टेंस कवर करने के बाद में रुकेगा, तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करने के बाद में रखेगा 20 मीटर। अब इस क्वेश्चन के अंदर अपने को ये भी पूछ सकता था कि कितनी वर्टिकल हाइट कवर करने के बाद में रुकेगा, तो कितनी वर्टिकल हाइट कवर करेगा वो हम पोटेंशियल एनर्जी से भी देख सकते हैं और सिंपल डायग्राम से भी देख सकते हैं कि इस x की वैल्यू जो है वो अपने पास आ गई 20 मीटर, और इसकी वैल्यू अगर अपने को पता लगानी है तो ये एक ट्राइंगल बन गया, और इस ट्राइंगल के लिए थीटा अपने पास है और ये हाइपो अपने पास है, तो परपेंडिकुलर और बेस में से कोई सी भी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नोट कीजिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट अपने को क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक कण की गतिज ऊर्जा 300% बढ़ा दी जाती है, 300% बढ़ा दी जाती है, तो इसके संवेग में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, संवेग में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, ये क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है अपने। तो अगर हम लोग बात करें कि संवेग की और गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है ये, तो संवेग क्या होता है, रैखिक संवेग p बराबर में होता है mv, और गतिज ऊर्जा जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी होती है 1/2 mv², यही होती है अपने पास। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के अंदर एक रिलेशन लिखना चाहूँ तो P = होता है √2m काइनेटिक एनर्जी, यही रिलेशन होता है क्या।
P इज इक्वल टू 2√2m काइनेटिक एनर्जी। अगर हम 2 और m को कांस्टेंट एज्यूम करें तो कांस्टेंट एज्यूम करने पर अपने पास रिलेशन बन जाता है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट काइनेटिक एनर्जी, या फिर रूट को अगर हम लोग हटा दें तो रूट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग दो कंडीशन में कंपैरिजन करेंगे। कैसे? हमने बोल दिया कि P इनिशियल अपॉन में P फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन में काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और इसकी पावर जो है वो कितनी आ गई, 1/2। अब एज्यूम करके क्या क्या चलते हैं हम एज्यूम कर लेते हैं कि इनिशियल जो मोमेंटम है या संवेग जो है वो है P, फाइनल कितना हो गया वो अगर मुझे पता चल जाए तो मैं परसेंटेज चेंज अपने आप ही पता लगा लेता, तो वो अपने को अभी तक पता नहीं है, यानी कैलकुलेट करना है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है, इसको हम लोग ले लेते हैं E। प्रारंभिक जो गतिज ऊर्जा है या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसे कितना ले लेते हैं, E। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, तो वो बोल रहा है फाइनल काइनेटिक एनर्जी के अंदर 300% बढ़ा दी जाती है, 300% अगर इंक्रीज कर रहा है, तो पहले थी E और अब 300% इंक्रीज और कर दी, तो 300% इंक्रीमेंट का मतलब 3E हो गया क्या, 300% का मतलब कितना हो गया, 3E, यानी अब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो गई, 4E। ये वैल्यू रखो इस वाले के अंदर, हम लिखेंगे P अपॉन में PF इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को E एज्यूम किया था, बाद में कितनी हो गई वो 4E, और पावर कितनी 1/2, E से E कैंसिल आउट हो गया, 4 की पावर 1/2 यानी 2 हो गया क्या, √4 कितना होता है 2, तो ये P अपने पास है P अपॉन में PF इज इक्वल टू कितना बन गया 1/2, तो PF इज इक्वल टू कितना बन गया अपने पास से 2P बन गया क्या। 2P बनने का मतलब क्या हो गया कि फाइनल मोमेंटम या अंतिम संवेग जो है वो अपने पास अगर 2P आ गया तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, परसेंटेज इंक्रीमेंट पूछ रहा है, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट जो है वो कितना आ गया, डेल P कितना आ गया, तो हम लोग लिखेंगे डेल P इज इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन में P इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई 100। तो P फाइनल कितना, P फाइनल है 2P माइनस में इनिशियल कितना P अपॉन में इनिशियल P और मल्टीप्लाई किससे कर दिया 100 से, ये तो कैंसिल आउट हो गया पूरा, आंसर कितना आ गया अपने पास 100%। कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी को 300% इंक्रीज करते हैं तो इसका जो मोमेंटम है वो मोमेंटम कितने परसेंट से इंक्रीज हो जाएगा, 100% से कितना हो जाएगा, परसेंट से इंक्रीज हो जाएगा 100% से कितना हो जाएगा 2P हो जाएगा, डबल हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा इसका। चलिए नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज हम लोग केवल क्वेश्चन ही देखेंगे। नेक्स्ट के अंदर हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, सारी की सारी जितनी भी पोटेंशियल एनर्जीज होती हैं, जैसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और उनकी स्टेबिलिटी, किस तरीके से हम किसी भी पार्टिकल की स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। वो सारी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दस ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 800 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दागी जाती है।
दागी जाती है। इसकी चाल 1 मीटर चौड़ाई की एक मिट्टी की दीवार को पार करने के पश्चात 100 मीटर प्रति सेकंड तक कम हो जाती है। तो मिट्टी की दीवार द्वारा आरोपित औसत प्रतिरोध कितना होगा? औसत प्रतिरोध। अब यहाँ पर प्रतिरोध का मतलब ये नहीं है रेजिस्टेंस जो तुम लोग पढ़ते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, वही कैलकुलेट करो। औसत प्रतिरोध का मतलब क्या है कि वह बल कितना होगा जो ये मिट्टी की दीवार उस गोली पर लगा रही है, जिससे उसका वेग जो है वो 800 मीटर पर सेकंड से घटकर कितना हो गया? 100 मीटर पर सेकंड हो गया। अब हमने बोल दिया कि भाई ये अपने पास है एक बुलेट, और इस बुलेट के लिए जो इस बुलेट का मास है वो अपने को दिया हुआ है 10 ग्राम। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 800 मीटर पर सेकंड। ये जा रही है, और जब ये 1 मीटर विड्थ की किसी वॉल को पार करती है, तब इसकी जो स्पीड है वो स्पीड घटकर कितनी हो जाती है? इसकी स्पीड जो है वो घटकर हो जाती है 100 मीटर पर सेकंड। ये बोल रहा है कि ये जो मड वॉल है इसकी वजह से कितना एवरेज रेजिस्टेंस लगा यहाँ पर। तो हम रेजिस्टेंस की बात करें तो एवरेज रेजिस्टेंस का मतलब फोर्स पूछ रहा है। पार्टिकल की वेलोसिटी के अंदर चेंज हो रहा है इनिशियल से फाइनल। अब चेंज इन वेलोसिटी वर्क डन के इक्वल होता है। अब वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब वर्क डन जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड से हो रहा है या नॉन कंजर्वेटिव, यानी ऐसा कोई फोर्स यहाँ पर लग रहा है जो इसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है। और वेलोसिटी को कम कर रहा है यानी फोर्स जो है वो अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल के, यानी पार्टिकल अगर इधर डिस्प्लेस हो रहा है तो फोर्स जो लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करें तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी उस फोर्स के वर्क डन के इक्वल हो जाएगी, फोर्स के वर्क डन कितना होता है? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। हम लोग देख लेते हैं इंटू में कोस थीटा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हम लोग लिख देते हैं वही फाइनल माइनस में इनिशियल, यही होती है, इज इक्वल टू फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट इंटू में कोस थीटा। देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो 1/2। मास कितना दे रखा है पार्टिकल का? मास दे रखा है 10 ग्राम। ग्राम को हम लोग चेंज कर देंगे केजी के अंदर क्योंकि एसआई सिस्टम काम में लेंगे। v², फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 100 यानी 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर 4 माइनस 1/2। m की वैल्यू वही 10 ग्राम, 10 इंटू 10 की पावर -3। ग्राम को केजी में चेंज कर लिया। u की वैल्यू कितनी है? 800 का स्क्वायर करूंगा तो कितना लिखूं? 64 इंटू 10 की पावर 4 लिख दूंगा। 8 का स्क्वायर 64 और 10 की पावर 2 का स्क्वायर 10 की पावर 4। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फोर्स अपने को पता नहीं, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है,
1 इंटू में कोस थीटा, फोर्स अगेंस्ट लग रहा है क्या, इसके मोशन के विपरीत दिशा में लग रहा है, विपरीत दिशा में लग रहा है तो मैं कितना लिखूंगा, कोस 180 डिग्री। कितना आ जाएगा देखो, अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो ये बन गया 5, ये बन गया 5, ये कितना बना देखो 5 इंटू 10 की पावर 1, माइनस में ये कितना बना, तो ये बन गया देखो 10 की पावर 1 बच गई यहाँ पर, ये बन गया 640, 5 इंटू में 640, ठीक है, इज इक्वल टू फोर्स इंटू में कोस 180 की वैल्यू -1 आ गया यहाँ पर। तो देखो कितना बनेगा, ये बन गया अपने पास, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। पहला बना 50 माइनस में 5 इंटू में 640 इज इक्वल टू माइनस एफ, माइनस को अगर इधर ले जाऊं तो एफ इज इक्वल टू आ गया 5 इंटू 640 माइनस में 50, तो एफ इज इक्वल टू कितना बनेगा देखो 0, माइनस में 50 कितना बना, ये बन गया 3150 न्यूटन, 3150 न्यूटन। ये अपने पास इसके एवरेज फोर्स की वैल्यू जो है वो आ गई है कितनी, 3150 न्यूटन। तो रेजिस्टेंस पूछे, औसत प्रतिरोध पूछे, तो औसत प्रतिरोध का मतलब होता है कि वो मडवॉल या कोई भी बीच के अंदर आपको कुछ भी दे दिया कि कोई वॉल है या फिर कोई वुडन का ब्लॉक है, तो उसकी वजह से कितना एवरेज रेजिस्टेंस लगेगा। तो हम लोग देखते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब वर्क डन पॉजिटिव है, अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब वर्क डन जो है वो कैसा है, नेगेटिव है। चलिए नोट कीजिए। चलिए आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी से वर्क डन किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करें। उम्मीद कर रहा हूँ आपको जो न्यूमेरिकल करवाए हैं वो समझ में आए होंगे। एक बार फिर से आप कॉपी में नोट भी करेंगे इन्हें और सॉल्व भी करके देखेंगे, और इसके साथ साथ कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल आपके पास है सॉल्यूशन के लिए तो उसे सॉल्व करके देखेंगे। थैंक यू।